अब जो 2-3 पॉलिसीज़ थीं जिनका यूज़ करके ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पर कब्ज़ा किया, उसमें पहला था द क्लेम टू पैरामाउंट सी, यानी कि अपने उन्होंने क्लेम किया कि हम ही सबसे ऊपर हैं, हमारा जो शासन है वही सबसे अच्छा है, बाकी लोग जो हैं वो हमसे नीचे हैं। इसमें क्या लिखा, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परसुएड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो कुछ दिनों तक उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज़ अपनाई, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बैग कुछ उनके जो गवर्नर्स हुए उन्होंने क्या किया, टेरिटोरियल एक्सपेंशन की पॉलिसी अपना ली, मतलब पूरे देश पर कब्जा करने की पॉलिसी उन्होंने अपना ली। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823 a new policy of paramountcy was initiated. Now the company claimed that its authority was paramount or supreme, hence its power are greater than all of Indian states. कंपनी ने क्या कहा कि हमारी पावर जो है वो सबसे ऊंची है, हम बाकी जो इंडियन जो स्टेट हैं, जो राजा रजवाड़े हैं, उनसे बहुत ऊपर हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। उनको लगता था कि कंपनी जो है वही सबसे ऊपर है, इसलिए कंपनी जो चाहे वो कर सकती है, किसी भी इंडियन स्टेट पे अधिकार कर सकती है और अपना राज्य जो है बढ़ा सकती है। किसी को अब जो भी शासन करेगा इंडिया में, या जो भी राजा कोई भी क्षेत्र में शासन करेगा, वो किसके अंडर में शासन करेगा, किसकी कृपा पर, दया कृपा पर शासन करेगा, कंपनी की कृपा पर शासन करेगा। कंपनी का ये मानना था। लेकिन ये जो कंपनी ने पैरामाउंट्सी की पॉलिसी लगाई, तो बहुत सारे लोगों ने तो स्वीकार कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो उन्होंने अपना राज्य बचाना उचित समझा। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटेन से या कंपनी से लड़ाई मोल लेंगे, तो उन्होंने देखा टीपू सुल्तान और मराठा जैसे बड़े बड़े शासकों का क्या हाल किया कंपनी ने, तो छोटों की कोई औकात ही नहीं उनके सामने। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो थे उन्होंने उनका विरोध किया, जैसे रानी चन्नम्मन ने क्या किया, उन्होंने जो कित्तूर की रानी थी जो कि कर्नाटका में आज के दिन में, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ विरोध किया और उनकी इस पैरामाउंट्सी का विरोध किया। लेकिन हुआ कुछ नहीं, 1824 में उनको अरेस्ट कर लिया गया और जेल में उनकी मृत्यु हो गई 1829 में। फिर उसके बाद उनका एक चौकीदार था, या उनका जो सेनापति था रायन्ना ने क्या किया, कित्तूर में रानी का तो अरेस्ट हो गया, उनके बाद भी उसने कंपनी के खिलाफ विद्रोह जारी रखा, और लास्ट में कंपनी ने उसको भी पकड़ के 1830 में फांसी दे दी। तो इन्होंने पैरामाउंट्सी का विरोध किया। इसके अलावा और भी कई लोग थे, जैसे अब क्या हुआ, कंपनी को उस टाइम तक अगर यूरोपियन हिस्ट्री की बात करें तो उस टाइम रसिया जो है एक पावरफुल नेशन हुआ करता था। तो कंपनी को लगता था कि रसिया ने धीरे धीरे क्या किया था, अपना पूरा राज्य का विस्तार किया था। पूरी एशिया में लगभग लगभग रसिया का ही शासन था, और इंडिया जो है कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस था। तो इन लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रसिया। कंपनी को क्या लगा कि रसिया जो है वो इंडिया पर कब्जा करना चाहता है। कैसे कब्जा करना चाहता है, इट इमेजिन दैट रसिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। जो आज का अफगानिस्तान और ईरान तजाकिस्तान का क्षेत्र है, उधर से रसिया वहाँ तक की सीमा में, अफगानिस्तान से पहले तक की सीमा तक रसिया ने उस टाइम अपना अधिकार कर लिया था। उस सारे क्षेत्र को रूस ने जीत लिया था। तो कंपनी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि रूस जो है वो अफगानिस्तान को जीत कर उसके बाद अफगानिस्तान सिंध के रास्ते इंडिया पर कब्जा कर ले और हम हमारे शासन को चैलेंज कर दे। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया, अपने नॉर्थ वेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान को ही जीत लिया। अफगानिस्तान से उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उन्होंने क्या कहा कि अगर हम अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेंगे तो रसिया को अंदर घुसने ही नहीं देंगे, इंडिया पे कोई खतरा नहीं होगा, पहले उसको हमसे अफगानिस्तान में ही लड़ना होगा। और अगर हम अफगानिस्तान, उनको लगता था कि अफगानिस्तान उतना पावरफुल नहीं है कि वो रसिया का मुकाबला कर सके, तो अगर अफगानिस्तान पे हमने कब्जा कर लिया तो हम अफगानिस्तान में ही रूस को हरा देंगे, जिससे वो इंडिया में नहीं घुस पाएगा, क्योंकि इंडिया की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा थी उनके लिए। इंडिया से बहुत सारे पैसे उन्होंने, हम 100-200 साल तक इंडिया से बहुत पैसे कमाए हैं। जितने भी जगह पे उन्होंने पूरी दुनिया में अधिकार किया था, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए इंडिया ही था। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने अफगानिस्तान से लड़ाई लड़ी। दे फॉट ए प्रोलॉन्ग वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 टू 1842 एंड एस्टेब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल। उन्होंने अफगानिस्तान पे से काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, और लास्टली वहाँ पर एक अपना रेजिडेंस रख के अफगानिस्तान को जो है अपने तरफ कर लिया। और अब अफगानिस्तान से या उस जगह से रूस का खतरा उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसके अलावा उन्होंने और भी क्षेत्रों को कब्जा किया, जैसे सिंध को उन्होंने 1843 में, सिंध का जो प्रांत था 1843 में उसको उन्होंने जीत लिया। अब उसके बाद उनकी नज़र थी पंजाब पे। लेकिन पंजाब में उस टाइम महाराजा रणजीत सिंह का शासन हुआ करता था। महाराजा रणजीत सिंह जो है काफ़ी पावरफुल शासक थे पंजाब। उन्होंने पंजाब
को काफ़ी डेवलप किया और पंजाब को ब्रिटेन से कंपनी से बचा के रखा था। इतने पावरफुल थे कि कंपनी भी उनसे डरती थी, उन पर आक्रमण नहीं करना चाहती थी। लेकिन 1839 में उनकी डेथ होगी और उसके बाद उनकी डेथ के बाद जो है उनके बेटे लोग शासन बने, वो उतने मजबूत नहीं थे और उतने मजबूत न होने के कारण लास्टली 1849 में उन्होंने पंजाब को भी जीत लिया। तो ये पैरामाउंटसी की बात थी। सेकंड उनकी पॉलिसी थी द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प नीति उसको बोलते हैं। ये फाइनल जो था 1857 की क्रांति से पहले का फाइनल उनका अटेम्प्ट था टेरिटरी एक्सपेंशन का। उसके बाद उन्होंने उतनी टेरिटरी एक्सपेंशन पे या राज्यों को जीतने पे, अपना शासन बढ़ाने पे उतना महत्व नहीं दिया। तो ये लास्ट था और इसको लाने का इसको इंडिया में शुरू करने की श्रेय दिया था लॉर्ड डलहौजी। उस टाइम पे गवर्नर जनरल था, 1848 से 1856 के बीच में डलहौजी गवर्नर जनरल था और इसने एक हड़प नीति बनाई। और इस हड़प नीति में उसने डिक्लेयर किया द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्स दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। मतलब कि अगर कोई राजा है, किसी क्षेत्र का राजा है और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी पुत्र नहीं है, उसका खुद का कोई पुत्र नहीं है और उसके अलावा उसकी डेथ हो जाती, तो उसका राज्य में फिर कोई दोबारा शासक नहीं बन पाएगा। वो राज्य जो है वो कंपनी का हो जाएगा। अगर उसका कोई बेटा है और वो भी कैसा बेटा, खुद का बेटा, ऐसा कोई बेटा नहीं होना चाहिए कि उसने गोद ले लिया किसी को, किसी दूसरे के बच्चे को गोद ले लिया कि ये मेरा बेटा है, इसको मैं राजा बना दूंगा, या उसके पास बेटा नहीं है तो वो बेटी को राजा बना दे अपने। नहीं, ऐसा कंपनी ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब यही कि अगर किसी राजा की डेथ होती है और उसके खुद का कोई पुत्र नहीं है तो अब उसकी डेथ के बाद कोई राजा नहीं बनेगा और वो जो स्टेट है वो कंपनी का हो जाएगा। और इस पॉलिसी का यूज़ करते हुए उन्होंने कई सारे किंगडम से कब्जा कर लिया। जैसे सतारा को उन्होंने कब्जा कर लिया 1848 में, संभलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर की रियासत को 1853 में, झांसी 1854 में। 1854 जहाँ पे झांसी की रानी ने इस बात का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का काफ़ी विरोध किया, क्योंकि जो राजा थे, झांसी के राजा थे, उनकी डेथ हो गई और उनके कोई बेटा नहीं था। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था जिसको दत्तक पुत्र कहते हैं। उन्होंने कहा था कि ये हमारा राजा होगा, लेकिन कंपनी ने उसको मानने से इनकार कर दिया। फिर राजा की डेथ के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की इस पॉलिसी का विरोध किया और 1857 के विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। फाइनली जो सबसे लास्ट में जिसको अधिकार किया उन्होंने, वो था 1857 में कंपनी ने अवध को। हमने बात की थी कि सब्सिडरी अलायंस में उन्होंने अवध के आधे पार्ट को ले लिया था, क्योंकि वहाँ का जो राजा था वो सेना को पैसे नहीं दे पा रहा था। और यहाँ पर 1856 में उन्होंने पूरे अवध पे कब्जा कर लिया। पूरे अवध पे कब्जा कर लिया और उन्होंने क्या कहा कि जो नवाब है वो क्या करता है, वो जनता की सेवा नहीं करता। मतलब उन्होंने नया लॉजिक दे दिया यहाँ पर। मतलब मेनली उनका काम क्या था, किसी ना किसी तरीके से राज्य को हड़पना है। तो जो भी पॉलिसी उनको अच्छी लगती थी अपने तरीके से वो उसका यूज़ करते थे और राज्य को हड़प लेते थे। उसके बाद मिस गवर्नमेंट के नाम पे या उन्होंने ये कहा कि जो अवध का नवाब है वो ठीक से शासन नहीं कर पा रहा है, जनता उससे नाराज़ है, तो अब हमारी ड्यूटी बनती है, हम वी आर ऑब्लाइज बाय ड्यूटी, हम अपनी ड्यूटी से ऑब्लाइज हैं कि हम जनता की सेवा अच्छे से कर सकते हैं, अवध का नवाब से अच्छे से हम कर सकते हैं। तो उन्होंने 1856 में अवध को ही अपने में मिला लिया। फिर इसके बाद अवध की जनता जो है, या आज जिसको हम संयुक्त प्रांत यूपी के आसपास, यूपी कहते हैं क्षेत्र, वहाँ की जनता भी नाराज़ हो गई और फिर 1857 में एक बड़ा सा रिवोल्ट हुआ। तो ये उनकी अलग अलग पॉलिसीज थी जिसका यूज़ करके उन्होंने टेरिटरियल एक्सपेंशंस किए। कैसे उन्होंने, अब यहाँ लगभग उन्होंने पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया। और जब पूरे इंडिया पर कब्जा करने के बाद जब अब ब्रिटिश जो है कंपनी जो है यहाँ पे शासन करने लगी, तो उसने अपने कुछ नए तौर तरीके बनाए, अपना नया एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, अपने नए अधिकारी लेकर आई वो, जिसका यूज़ करके वो देश पे शासन कर सकें। अभी तक तो चीज़ें कैसे चल रही थी, वो राजा नवाब और इंडियन चीज़ों पे चल रही थी, पुरानी चीज़ों, पुराने नियमों पे, परंपराओं पे चल रही थी। लेकिन और साथ साथ क्या था कि पूरे इंडिया में कई सारे हजारों राजा रजवाड़े थे, तो सबके यहाँ का अपना अलग नियम था। कोई राज्य में किसी गुनाह के लिए कुछ दूसरी सजा है, किसी के लिए कुछ दूसरी सजा है, कहीं पे राजा ही न्याय करेगा, कहीं पे कुछ और। मतलब पूरे इंडिया में हर अलग अलग क्षेत्र में न्याय की और शासन करने के तरीके सब अलग अलग थे। तो अब लेकिन अलग अलग क्यों थे, क्योंकि अलग अलग राजा हुआ करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे देश पर लगभग पूरे देश पर कंपनी का शासन हो गया। मतलब एक ही व्यक्ति का, एक ही
राजा का शासन हो गया पूरे देश पर। तो अब उन्होंने क्या किया, पूरे देश में एक समान व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन की या प्रशासन की एक समान व्यवस्था लाने की कोशिश की, और उसके लिए उन्होंने नए अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ बनाई। इसमें हम उसी की बात करेंगे कि उन्होंने कौन सी नई नई अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई, कौन से अलग अलग नियम बनाए, कौन से उन्होंने कानून व्यवस्था कैसी बनाई, शासन कैसे चलाया जाएगा, प्रेसिडेंसीज में कैसे बांटा, उन सारी चीज़ों को, यानी कि सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब पूरे देश पे कब्जा कर लिया उन्होंने, तो उन्होंने नए तरीके से अपने तरीके से शासन करना स्टार्ट किया। और अपने तरीके से शासन करने में उन्होंने क्या किया, अपना नया प्रशासन, अपने नए अधिकारी, अपनी नई पोस्ट क्रिएट की, जिससे वो पूरे देश पे शासन कर सकें।